चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेकंड सेमेस्टर हम लोग का फ्रंट ऑफिस है। ठीक है, सेमेस्टर 2 है, फ्रंट ऑफिस है। चैप्टर 1 है टैरिफ स्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम लिख लीजिए सबसे पहले, टैरिफ स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है ये। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें दो शब्द आए हैं। पहला है टैरिफ, ये जानना जरूरी है। टैरिफ का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? टैरिफ से आप लोग क्या समझते हैं? आप बताइए तारा जी, टैरिफ का क्या मतलब होता है? सब अलग अलग कमरों का अलग अलग, वो क्या कहते हैं उसको, अलग अलग कमरों का अलग अलग पे। ठीक है, तो टैरिफ का देखो सिंपल मतलब होता है कि जो भी कमरे हैं उनकी क्या क्या दाम है। ठीक है, तो ये एक तरीके की सूची होती है जिसमें अलग अलग कमरों के दाम लिखे होते हैं। सिंपल भाषा में देख लीजिए टैरिफ का मतलब क्या होता है। एक ऐसी सूची होती है जिसमें होटल में जो भी अलग अलग टाइप के कमरे होते हैं उन सबके रेट लिखे रहते हैं। सिंपल, उसको हम लोग टैरिफ बोलते हैं। और स्ट्रक्चर एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब बनावट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि टैरिफ की क्या कैसी बनावट होती है। स्ट्रक्चर का मतलब बनावट होता है, इसका कोई दिक्कत नहीं। सर टेरिफ मीन्स? टैरिफ मीन्स जो कमरों की सूची, कमरों के अलग अलग क्या क्या रेट्स होते हैं उसकी एक सूची होती है। होटल में जो भी अलग अलग प्रकार के कमरे होते हैं उसके क्या क्या दाम है, उसके साथ आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगे। ठीक है, वो सब टैरिफ में लिखा रहता है। अब यहाँ पे हमको क्या क्या पढ़ना है, ये वैसे तो 10 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला टॉपिक हमको पढ़ना है बेसिस ऑफ चार्जिंग। वो क्या होता है मैं बता दूंगा। फिर है प्लान्स, कंपटीशन, कस्टमर प्रोफाइल, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। ये सब भी किसी न किसी टॉपिक में आ ही जाएगा। अबर्ट फॉर्मूला मतलब हम लोग कैसे कमरे का रूम रेट जो भी होता है, रूम कैसे रेट कैसे निकालते हैं किसी भी कमरे का। ठीक है, कि इस कमरे को बनाने में कितनी लागत लगी या कितना पैसा लगा। फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के टैरिफ पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के रूम रेट पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है। टाइप्स ऑफ रूम रेट। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। अभी तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो ठीक है, सर। गुड। तो टैरिफ क्या है? टैरिफ वह दर या शुल्क है, ठीक है, जो होटल द्वारा मेहमानों को उनके प्रवास के दौरान विभिन्न सुविधा और सेवाओं के उपयोग के लिए प्रदान किया जाता है। जैसे कि पहले हमने बताया था। ठीक है, एक टैरिफ होगा, एक बहुत कोई अच्छा सा कार्ड होगा छपा हुआ। ठीक है, उसमें होटल की जो फैसिलिटीज हैं, कौन से प्रकार का रूम है, इस रूम में कितने लोग रह सकते हैं, उसके साथ आपको क्या क्या मिल रहा है, वो सब टैरिफ में लिखा होगा। जैसे कि मान लीजिए शादी का कार्ड। अब शादी का कार्ड में क्या लिखा होता है, क्या क्या मेंशन होता है शादी के कार्ड में, बताइए विजय लक्ष्मी। क्या सर? एक शादी का कार्ड होता है, उसमें क्या क्या चीजें लिखी होती हैं? उसमें दूल्हा दुल्हन का नाम और शादी की डेट, शादी का समय, शादी में कौन कौन से गेस्ट, मतलब नहीं, उनके दुल्हन के माता पिता के नाम और ठीक है, दूल्हे के माता पिता के नाम। हाँ, तो इसको हम लोग एक तरीके से शादी की कार्ड की तरह समझ लेते हैं। तो मेन हमको जो चीज जिससे फर्क पड़ता है वो फर्क पड़ता है कि भोजन कितने बजे शुरू होगा और शादी का वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे ही एक टैरिफ कार्ड भी एक शादी के कार्ड की तरह ही होता है, जहाँ पे मेन ये रूम कितने पैसे का है, इस रूम में क्या क्या फैसिलिटीज है और कितने लोग आ सकते हैं, ये सब चीजें होती है। आम आमतौर पर टैरिफ कमरे की दरों और अन्य सुविधाओं का शुल्क होता है। सिंपल, टैरिफ कमरों की दरों और अन्य सुविधाओं का शुल्क है। शुल्क मतलब वही चार्ज, पैसा। शुल्क या कमरे के शुल्क में मेहमानों की पसंद के अनुसार योजना के आधार पर भोजन या नाश्ता शामिल हो सकता है। अब एक एक चीज और है कि उसमें कुछ ना कुछ फूड प्लान भी रहेगा जो हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे।
तो आपका ये भोजन हो गया या नाश्ता हो गया, ये सब फूड प्लान का हिस्सा है। अभी आगे चल के हमको पढ़ना है फूड प्लान, ये हम लोग पढ़ चुके हैं और एफएनबी में भी पढ़ते हैं। तो आप लोग को याद होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के। टैरिफ कार्ड वह कार्ड होता है जिसमें आवास के होटल द्वारा ली जाने वाली दरों या कीमत होती है। सिंपल भाषा में, होटल द्वारा मेहमानों को प्रदान की जाने वाली योजना के प्रकार के आधार पर टैरिफ कार्ड में भोजन शामिल हो सकता है। अब ये होटल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको लोग को भोजन शामिल करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो भोजन शामिल करने का मतलब सिंपल भाषा में फूड प्लान। रूम रेट के साथ साथ हम लोग एक फूड प्लान भी देते हैं, जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के फूड प्लान होते हैं, जो हमने पढ़ा भी था। तो उसको जोड़ के एक अच्छा टैरिफ बन जाता है। जो जो भी ग्राहक आता है, जिसको जैसा जैसा भी फूड प्लान चाहिए या जैसा भी रूम रेट चाहिए, अपने आधार पर ले लेता है। ये सारी चीज़ें टैरिफ में होती है। ठीक है, होटल के टैरिफ कार्ड में भोजन और अन्य होटल के अलावा की कीमतें छपी होती है। सिंपल बात है। ये इंट्रोडक्शन सबको समझ में आ गया? सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सैंपल है। ठीक है, सैंपल मतलब पता ही होगा आप लोग को। नमूना। जी, सैंपल मीन्स नमूना। हाँ, एक तरीके से नमूना। वेरी गुड। ठीक है, तो ये कोई भी होटल है XYZ, उसका ये रूम टैरिफ है, तो ये ऐसे लिख के आता है। तो यहाँ पे रूम की कैटेगरी लिखी हुई है, जो लिखा हुआ है रूम टाइप, है ना। एग्जीक्यूटिव रूम AC के साथ है। सिंगल सिंगल लेंगे, ये एक दिन का चार्जेस होता है। तो ठीक है, ये बात जानना जरूरी है। पर डे का चार्जेस है। कौन सा चार्जेस है? पर पर डे। डे। पर मतलब डे का। हाँ, एक एक दिन का। तो एक दिन का आपको 1500 देना पड़ेगा। सिंगल ले रहे हैं, डबल लेंगे 1800। एक्स्ट्रा पर्सन मैंने बताया था। एक्स्ट्रा पर्सन है, मान लो कि आप एक एक्स्ट्रा कोई बेड ले रहे हो या एक एक्स्ट्रा मैट्रेस ले रहे हो। मान लो आपके साथ कोई छोटा बच्चा है, या आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं। अब सिंगल रूम में क्या होगा, एक ही बेड होगा। तो आप दो लोग हैं, तो आपने क्या किया कि एक ने सिंगल रूम ले लिया, एक सिंगल बेड ले लिया, उसके साथ एक एक्स्ट्रा पर्सन भी है आपके साथ, आपका कोई मित्र वगैरह है। तो होटल वाले क्या करेंगे, आपको एक एक्स्ट्रा गद्दा प्रोवाइड कर देंगे, वो आप नीचे बिछा सकते हैं, वहाँ पे सो सकते हैं। तो आपका थोड़ा इसमें मुनाफा हो जाएगा, पैसा बच जाएगा। लेकिन आपको नीचे सोना पड़ेगा, ये चीज़ होती है। वो हो गया एक्स्ट्रा पर्सन। एक्स्ट्रा पर्सन का मतलब है कि आपको एक एक्स्ट्रा बेड आप लोग ले सकते हैं या एक्स्ट्रा गद्दा ले सकते हैं। सिंपल भाषा में ये समझ में आया? यस। ठीक है, तो ये कुछ रूम कैटेगरी है और ये फैसिलिटीज लिखी हुई है। ठीक है, जिस होटल का ये होगा, ये उसकी सारी फैसिलिटीज है। जैसे कि वो आपको वाईफाई दे रहा है, हॉट एंड कोल्ड वाटर दे रहा है। ठीक है, ये टीवी का नाम लिख दिया, वो दे रहा है सेटअप बॉक्स। पार्किंग फैसिलिटी दे रहा है। अब पार्किंग फैसिलिटी के लिए आप कौन से उसको कर्मचारी को बुलाएंगे? फ्रंट ऑफिस का कौन सा कर्मचारी है जो पार्किंग फैसिलिटीज देखता है सारी? कौन बताएगा? पार्किंग वगैरह कौन करता है, गाड़ियां सब होटल में, बताइए। वेले पर। हाँ, तो पहले एक शब्द होता है, वो लोग करते हैं। ठीक है, इनका काम होता है गाड़ी वाड़ी पार्क करना। चेक इन चेकआउट टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये होटल का चेक इन और चेकआउट टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक इन टाइम कुछ लिखा नहीं है, लेकिन चेकआउट टाइम 12 नून लिखा। तो मतलब ये एक ही टाइम, चेक इन टाइम भी 12, दोपहर के 12 बजे, और चेकआउट टाइम भी यही है। अब GST भी लागू होगी। ठीक है, तो ये रेट यहाँ पे इसके अलावा आपको प्लस 18% GST भी देना पड़ेगा। कितना GST देना पड़ेगा? तो 80%। 1500 में आपको प्लस 18% और जोड़ना पड़ेगा, जो पैसा ना होटल के पास रहेगा, जो पैसा सरकार के पास जाएगा, GST। ठीक है, और ये कोई कंपनी वगैरह के भी डिस्काउंट देते हैं हम लोग, ये लिखा हुआ है कॉर्पोरेट डिस्काउंट, मतलब जो भी कोई कंपनी वगैरह से संबंधित है। अब कंपनी गैस को डिस्काउंट क्यों मिलता है, कौन बताएगा? इतना हम लोग डिस्काउंट क्यों देते हैं किसी भी कंपनी वालों को? आप बताइए मिस विजय लक्ष्मी, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों क्या होता सर? है कि कोई भी होटल वाला जो होता है, जो भी कंपनी वाले गेस्ट आते हैं, उनको डिस्काउंट क्यों देते हैं? किसी कंपनी को वो लोग डिस्काउंट वगैरह क्यों ऑफर करते हैं होटल वाले? क्योंकि सर है ना, उनके मतलब जो भी उनका पेमेंट तो साल भर से होता है ना इकट्ठा।
ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मिलता जुलता यही है, कंपनी वाले गेस्ट जो होंगे वो ऐसे गेस्ट नहीं होते हैं जो एक बार या 2 बार आए, उनका साल में या महीने में आना जाना लगा ही रहता है, इसलिए हम लोग उनको थोड़ा डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं, है ना? ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एक चीजें हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिसपे रूम टैरिफ डिपेंड करता है, ठीक है, जिस रूम टैरिफ को प्रभावित करने वाली चीजें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, एक इंग्लिश में शब्द आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो चलो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग को। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें पहले सोचते हैं, फिर रूम का पैसा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये वो सारी चीजें हैं। सबसे ये हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं एक बार रिकॉर्डिंग के लिए। सबसे पहली चीज है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब हो गया कि जो भी मैंने ये रूम बनाया है, मान लो ये भी ऊपर अभी हमने देखा एग्जीक्यूटिव रूम बनाया, डीलक्स रूम बनाया या ये रूम बनाया, तो एक रूम को बनाने में मेरा कितना पैसा लगा, है ना? सबसे पहले हम लोग वो चीज देखेंगे। तो अब हमारा जितना पैसा लगा होगा तो हम उससे उसको अधिक अधिक में बेचेंगे कि उससे कम में बेचेंगे? देखो सिंपल सी बात है, अधिक में बेचेंगे। अगर हमारा कॉस्ट लगा एक रूम बनाने में 10,000, तो हम लोग रूम का किराया इतना रखेंगे कि हमारा जो भी लागत लगी है वो उसमें सब वसूल हो जाए, है ना? दूसरा है सेवा का स्तर। अब जितना अच्छा होटल होगा, जितना 5 स्टार होटल होगा, उतनी अच्छी फैसिलिटीज होंगी और उतना ही थोड़ा हम लोग रूम महंगा बेचेंगे। इसको लेवल ऑफ सर्विस बोलते हैं, सेवा का स्तर, सर्विस। सर्विस हम लोग कैसी दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं कि बेकार दे रहे हैं? फिर एम्यूनिटीज, जो भी हम लोग रूम के अलावा और हम लोग क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आपको, ठीक है, ये सब एम्यूनिटीज में आ जाती है। जैसे कि हमने ये पढ़ा था ना ऊपर, कि आपको रूम के अलावा एक तो वाईफाई मिल रहा है, ठंडा गर्म पानी मिल रहा है, टीवी मिल रही है, पार्किंग फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये सब आपकी एम्यूनिटीज में आ जाएंगी, कि आपको रूम के अलावा उतने पैसे में और आपको अन्य क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, वो आपकी एम्यूनिटीज में आ जाती है। ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, यस आगे सर। देखें। अब आ जाता है फूड, कि मान लीजिए आपने उसमें कोई फूड का पैकेज रखा है या फूड की कोई योजना रखी है, जो भी अलग अलग प्रकार के फूड प्लान होते हैं, तो आपके टैरिफ के साथ फूड प्लान है। अगर फूड प्लान है तो पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा है ऊपर, इसमें कोई फूड प्लान नहीं है, ये सिर्फ रूम का रेट है। अगर इसमें फूड प्लान होता तो यहाँ पे लिखा होता कि एग्जीक्यूटिव रूम प्लस कोई भी आपका मील, जैसे कि एपी हो गया, एमएपी हो गया, सीपी हो गया या ईपी हो गया। अभी आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है। तो आपका फिर उस हिसाब से भोजन का पैसा भी यहाँ पे जुड़ जाता है, तो 1500 से ये बढ़ के 2000 2200 कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो एक फूड प्लान पे भी डिपेंड करता है कि आप उसमें फूड प्लान है कि नहीं है। समझ में आ गया ये फूड प्लान? यस सर। अब कंपटीशन। कंपटीशन का क्या मतलब हो गया, बताइए तारा जी। कंपटीशन से आप सर क्या आजकल समझते हैं? सर आजकल होटल कुछ ज्यादा खुल रही है। सॉरी? और सर होटलें कुछ ज्यादा खुल रही है, आमने सामने होटलें खुल रही है, हाँ, बहुत अच्छे हैं। इसलिए आजकल हर कंपनी 4 कदम पे एक नई होटल मिल ही जाती है। सर कंपटीशन हो गया जब तक। हाँ, तो जो प्रतिस्पर्धा है या कंपटीशन है वो बहुत बढ़ गया। आजकल आप देखेंगे हर 1 किलोमीटर के दायरे में आपको 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार बहुत होटल खुल गए। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन का मतलब है कि मान लो आप और विजय लक्ष्मी ने अपना एक ही स्थान पे 5 स्टार होटल खोला, ठीक है, जो एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पे, आपने और विजय लक्ष्मी ने, ठीक है। अब जो यहाँ पे अगर हम रूम की कैटेगरी देखते हैं इस वाले टैरिफ के हिसाब से, एक सेकंड, मान लो आपका जो एग्जीक्यूटिव रूम है तारा जी, वो आप 1500 का बेच रहे हैं और ये सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। अब जो विजय लक्ष्मी है वो एग्जीक्यूटिव रूम है, वो 1200 में बेच रही है और ये सारी फैसिलिटीज दे रही है। तो ग्राहक कौन से होटल में जाना पसंद करेगा, तारा जी वाले होटल में कि विजय लक्ष्मी वाले होटल में? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी, क्योंकि वो आपसे 300, वो ग्राहक से 300 रुपये कम ले रही है और सेम फैसिलिटीज दे रही है। तो हमको अपना ये कंपटीशन भी देखना है कि हमारे जो आसपास कंपटीशन है, कंपटीशन का देखने का सबसे पहले मतलब होता है कि जो हम कर रहे हैं वही दूसरा कर रहा है वो चीज़, ठीक है।
उस चीज का कंपटीशन। अब ये नहीं कि आप 3 स्टार होटल हो तो आप 5 स्टार के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। 3 स्टार होटल वाला 3 स्टार के साथ करेगा, 4 स्टार वाला 4 स्टार के साथ करेगा, 5 स्टार वाला 5 स्टार के साथ करेगा कंपटीशन, है ना। तो जो आपके जो मार्केट में आप जो चीज बेच रहे हो और दूसरा वाला उसी स्तर की चीज बेच रहा है, उनका दाम का हम लोग ज्यादा गैप नहीं रख सकते। आप 1500 से ज्यादा 1550 कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कि 1500 में बेच रही है 1200 में बेच रही है, तो 300 का फर्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है मेरे हिसाब से। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। यस सर। अब एक यस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टारगेट मार्केट। तो इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ये क्या होता है विजय लक्ष्मी? टारगेट मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस लोकेशन में मतलब कैसे लोग हैं, वो क्या खाना पसंद करते हैं, सिंपल सी जैसे बात है, वेरी गुड। वेज है या नॉन वेज है, ये चीज। हाँ, टारगेट मार्केट होता है अपनी जनता को जानना, अपनी जनता को पहचानना। अब मैंने जहाँ पे भी होटल खोल रहा हूँ या रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, या मैं XYZ स्कूल भी खोल रहा हूँ, कॉलेज भी खोल रहा हूँ, कोई भी दुकान खोल रहा हूँ, तो वो चीज़ के वहाँ ग्राहक उपलब्ध है कि नहीं है, उसको हम टारगेट मार्केट बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने नॉन वेज की दुकान खोली एक एक स्थान पे, लेकिन वहाँ पे 90% लोग सब शाकाहारी है, तो मेरी दुकान चल पाएगी कभी? सर नहीं नहीं सर। चल पाएगी। तो ये टारगेट मार्केट, अपनी ऑडियंस जानना, अपने ग्राहक जानना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट तो सबको पता ही है, लोकेशन, कि हम जो भी चीज़ खोलते हैं वो लोकेशन देख के ही खोलते हैं। तो लोकेशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए कि बुरी होनी चाहिए? स्थान कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। सर। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे देखो, मतलब है कि जो भी होटल है जो अच्छी लोकेशन पे है, तो उसका पैसा, जैसे कि हाईवे वगैरह पे या ऑन रोड वगैरह पे है, या ऐसे होटल है जहाँ से स्टेशन वगैरह पास में, मार्केट वगैरह पास में, उनके दाम थोड़े ज़्यादा होते हैं। और वो होटल हो गए जो थोड़ा गांव टाइप के अंदर है या रिजॉर्ट टाइप के अंदर है, जो शहर से थोड़े बाहर है, यहाँ पे ये सब चीज़ें की सुविधाएं जैसे कि स्टेशन वगैरह ये सब दूर होता है बहुत, वहाँ के प्राइस थोड़े कम होंगे, है ना। ये सबको समझ में आ गया होगा कि लोकेशन का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। ये सातों पॉइंट सबको समझ में आ गए? यस सर। ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या था? रूम टैरिफ को प्रभावित करने वाले कारक। सिंपल, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रूम रेट, इंग्लिश में अगर बोले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रूम रेट, सिंपल। ये क्वेश्चन भी आता है 5 मार्क्स में। अब हम, ये इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। तो हम लोग पहले टॉपिक पे आते हैं आज के दिन। जो ऊपर भी पढ़ा वो भी एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। अब हम लोग किस किस तरह से यहाँ पे बात करेंगे, बेसिस ऑफ चार्जिंग। यहाँ पे रूम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि हम लोग जो भी रूम का जो पैसा लेते हैं, तो वो किस किस चीज़ों पे आधार होता है, ठीक है। आप एक रूम में किस हिसाब से चेक इन कर सकते हैं और किस हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ बेसिस ऑफ चार्जिंग, ठीक है। कि मैं किसी होटल में 3 दिन के लिए गया, मैंने 3 दिन के लिए, मान लो ये जो है ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, सैंपल जो था ना हमारे पास। मान लो आप यहाँ पे 3 दिन रहने के लिए गए एग्जीक्यूटिव रूम में, तो 3 दिन का आपका कितना किराया पड़ गया सिंगल रूम का? 1500 इंटू 3 मतलब 4500, है ना। तो ये जो मैंने 4500 रुपये यहाँ पे भरे हैं 3 दिन के, वो होटल वालों ने किस हिसाब से मेरे से चार्ज किया, ठीक है। किस हिसाब से मैंने चेक इन किया होगा, किस हिसाब से चेकआउट किया होगा, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि आप किस भी होटल में किस हिसाब से चेक इन कर सकते हो, किस हिसाब से चेकआउट कर सकते हो, और उसका कितना आपको दाम देना पड़ता है। ये टॉपिक का नाम लिख लीजिए आप लोग, बेसिस ऑफ चार्जिंग, ठीक है। इसमें दो पहले लिख लो नाम, फिर देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है चेक इन टाइम बोलते हैं इसको, चेक इन समय। और दूसरी चीज़ है चेकआउट टाइम बोलते हैं, ठीक है। चेकआउट का समय। चेक इन टाइम का मतलब क्या होता है? यह वह समय होता है जब कोई अतिथि केवल ठहर, जब कोई भी अतिथि आपके होटल में आ गया, ठीक है। अब ये नहीं कि वो कोई खाना खाने के लिए आया है, या किसी, अगर वो आपके होटल में रूम में रहने के लिए आया है, तब वो चेक इन माना जाता है। अगर कोई अतिथि, मान लो मेरा कोई, मैं किसी से मिलने गया या मैं रेस्टोरेंट में गया, तो वो चेक इन टाइम नहीं कहलाया जाएगा। पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ये पॉइंट समझ में आया किसी को? चेक इन समय किस किस ग्राहक के लिए लागू होगा? इन हाउस वाले के लिए। इन हाउस वालों के लिए, वेरी गुड।
ठीक है, तो चेक इन टाइम उन ग्राहक के लिए लागू होगा जो रहने आए हैं, जो कमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट में आया या वो आया तो उससे हमको चेक इन टाइम का कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और सेम जिसके लिए चेक इन टाइम लागू होगा उसी के लिए चेकआउट टाइम भी लागू होगा। ठीक है, जो वो अपना कमरा कब छोड़ता है या कब खाली करता है, सिंपल भाषा में। एक तरीके से ये मान लीजिए कि आप किसी किराए के घर में रहने गए, तो आपका जो किराया चढ़ता है वो उसी डेट से चढ़ता है ना। अगर मान लो आप 15 से गए तो आपका किराया 15 से 15 बढ़ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कहीं पे भी आप रूम पे लेने गए तो किराया आपका उसी डेट से चलता है ना, जिस डेट से आपने उस रूम में चेक इन किया होगा, प्रवेश जी किया सर। होगा, है ना? जी सर। यस सर। ठीक है, अब ये चीज जरूरी है कि होटल का जितना भी 50% आमदनी होती है वो कमरा बेच के होती है। ठीक है, 50% आमदनी होटल की कैसे होती है? कमरा बेचने से। कमरा बेच के। तो कमरे, इसीलिए हाउसकीपिंग को हम लोग बैकबोन भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं किसी भी होटल की। ये हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, इसी कारण की वजह से। क्योंकि अगर आपने कमरा अच्छा बना के दिया तो वहीं पे 50% हमारा काम खत्म हो गया। हमने गेस्ट का दिल जीत लिया, सारी चीजें अब अच्छी होगी और वो बार बार हमारे होटल में आना पसंद भी करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बेसिस ऑफ चार्जिंग से सबसे पहले ये दोनों चीजें पढ़ना जरूरी थी। और ये 50% वाला, ये 3 पॉइंट समझ में आया आपको? चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम और 50%। यस सर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कुछ आधार है, तो ये 4 आधार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला आधार हो गया 24 घंटे का आधार। सबसे पहला क्या हो गया? 24 घंटे का है। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 24 आवर्स बेसिस। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं कि कोई आप किसी होटल में रहने गए तो आपका चेक इन टाइम मान लो आपका 8 बजे का हुआ, तो आपको अगले दिन कमरा कितने बजे खाली करना पड़ेगा? अगर आपने सुबह 8 बजे आज चेक इन किया तो 24 घंटे आपके कब पूरे होंगे? मिस विजय लक्ष्मी बताइए, आज क्या तारीख है मिस विजय लक्ष्मी? 6। तो मान लीजिए आप 6 तारीख को ताज होटल में गई। ठीक है, आप उस वाले रूम में रहने के लिए गई जहाँ पे जिसका चार्ज, जितना आपने पैसा दिया 24 घंटे के हिसाब से। ठीक है, आपने सुबह 8:30 बजे चेक इन किया। अब आपका चेकआउट टाइम कौन सी डेट को होगा और कितने बजे होगा? मतलब आज की डेट में हुआ 8:30 बजे ना। हाँ, चेक इन हो गया हाँ एक आज, मिनट। आज की डेट में आपका, और 24 घंटे का आधार है आपका रूम का कैटेगरी। नेक्स्ट डे होगा 8:30। ठीक है, तो जब पूरा आपका जब 24 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब आपका चेकआउट का समय हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तब आपका एक दिन का पैसा लागू होगा। ये वाला सबको समझ में आया? 24 घंटे का आधार, 24 आवर यस। बेसिस। सर। अब नेक्स्ट है, इसका हमने आधा कर दिया, हमने कर दिया 12 घंटे का। तो हम लोग ये सवाल पूछते हैं तारा जी से। तो तारा जी मान लीजिए आप ओबरॉय होटल में गए आज, तो आपने आज शाम को 6 बजे आपका चेक इन होगा, तो 12 घंटे के आधार पे आपका चेकआउट कब होगा और कितने बजे होगा? कल सुबह 6 बजे, सिंपल 7 सी तारीख बात, को। कल सुबह 6 बजे। तो आप अब तो आपको उस हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। अब ज्यादा पैसे कौन से केस में देना है, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? पहले वाले में। पहले वाले में ज्यादा, क्योंकि हम पहले वाले में ज्यादा रुके हैं, दूसरे वाले में उसका आधा पैसा देना पड़ेगा। तो ये दोनों सबको समझ में आ गया, 24 घंटे का आधार, 12 घंटे का आधार। सर। यस। मान लीजिए आप कहीं गाड़ी वाड़ी से सफर कर रहे हैं, या आप कहीं एयरपोर्ट के आसपास हैं, आपकी फ्लाइट डिले हो गई है, या ट्रेन या रेलवे स्टेशन के आसपास है, आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है या लेट हो गई है या आपकी गाड़ी खराब हो गई है, या आप एक रात आराम करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, आपको एक रात कुछ आराम करने के लिए कोई होटल वगैरह देखना है, तो ये वो वाले होटल होते हैं। ठीक है, तो ये एक होटल नहीं होते, मतलब ये वो वाला तरीका भी होता है कि आप सिर्फ एक रात बिताना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आपको इन दोनों के हिसाब से थोड़ा कम पैसा देना पड़ेगा। और ज्यादातर इनका टाइमिंग जो होता है वो 10 से 6 बजे का होता है। कितने बजे का होता है? 10 से 6। हाँ, तो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, जो हो गया 8 घंटा। ठीक है, तो ये रात का आधार समझ में आ कि बस हमको एक रात काटने के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिए, कोई ना कोई होटल चाहिए, तो हम उस हिसाब से पैसा देंगे। ये समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। अब लास्ट बचता है जो आजकल हर होटल में यही लागू हो रहा है,
ये हो गया चेक इन एंड चेकआउट टाइम बेसिस। ठीक है, ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है कि आजकल होटल में एक स्टैंडर्ड चेक इन और चेकआउट टाइम कर दिया। ठीक है, ये मैंने उस दिन आपको स्क्रीन पे दिखाया भी था, अगर याद हो आप लोग को। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि कोई कोई भी होटल है, मान लो ताज होटल है, ताज का जो अभी आजकल जो चेक इन टाइम चल रहा है किसी भी होटल का, लिख लेना आप लोग। तो चेक इन टाइम जो है आजकल किसी भी होटल का, वो 12 बजे, सॉरी चेक इन कह रहा हूँ, पहले चेकआउट टाइम जो होता है वो 11 बजे का होता है स्टैंडर्ड, जो बहुत से 5 स्टार होटल फॉलो कर रहे हैं, 11 बजे सुबह के। ठीक है, और चेक इन टाइम होता है 3 बजे, 2 या 3 बजे का। तो आजकल सारे होटल वाले इसी फॉर्मूले को अपना रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम आपको 24 घंटे के लिए रूम नहीं देंगे, हम आपको 12 घंटे के लिए रूम नहीं देंगे, हम आपको रात के आधार पर रूम नहीं देंगे, हम आपको रूम देंगे हमारे चेक इन और चेकआउट के हिसाब से। अब चेक इन टाइम 3 बजे है, अगर आप 8 बजे भी आते हो, ठीक है, तो भी होटल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको चेकआउट 11 बजे ही करवाना है। इसमें होटल का ये फायदा हो गया, मान लीजिए चेक इन टाइम 3 बजे का है, आपकी ट्रेन या फ्लाइट जो भी था जिससे भी आप आ रहे थे, किसी कारणवश आप लेट हो गए, आपने 8 बजे चेक इन किया। ठीक है, तो इसमें ये नहीं होगा कि मैं 5 घंटे नहीं रहा तो मेरा पैसा कटेगा ना, होटल को इससे फर्क नहीं पड़ता है। होटल को फर्क पड़ता है कि जितना दिन, बस कल आपको 11 बजे चेक इन करना है, अगर आपका कल चेकआउट है तो मेरे को 11 बजे आप कमरा खाली करके दो, चाहे आप रात के 10 बजे आओ, 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, कितने बजे भी आओ। ये हो गया चेकआउट चेक इन टाइम बेसिस, चेकआउट टाइम बेसिस, सॉरी। ठीक है, कि जो होटल के ही चेकआउट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये समझ में आया किसी को? यस सर। सर ये चेक इन टाइम कौन सा वाला? चेक इन टाइम मतलब ये आजकल सारे होटल यही चेक इन टाइम फॉलो कर रहे हैं, या तो 2 बजे या 3 बजे, ये स्टैंडर्ड टाइम होता है हर होटल का। सर और जितने सुबह भी जी, सुबह का। हाँ, नहीं नहीं नहीं, दोपहर का 3 बजे। ठीक है, अब ये 3 बजे टाइम क्यों फिक्स किया, ये भी हम लोग देख लेते हैं। मैं ये रीड करता हूँ आपके लिए इस पर। यह मुख्य रूप से कमर्शियल कमर्शियल होटल, मतलब जो सिटी वाले होटल होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस वाले गेस्ट आते हैं। ट्रांजिट होटल मैंने पढ़ा चुका हूँ, ट्रांजिट होटल वो होते हैं जो एयरपोर्ट के आसपास होते हैं, और कभी कभी रिजॉर्ट में भी, रिजॉर्ट में ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से कमर्शियल होटल, ट्रांजिट होटल और कभी कभी रिजॉर्ट होटल द्वारा अपनाए जाने वाला सबसे लोकप्रिय आधार है। इस आधार पर कमरे के किराए की गणना के उद्देश्य निर्देशन चेकआउट समय है। जैसे कि मैंने बोला, मेरा आज का चेक इन टाइम था, आज का डेट है, मान लो 6 तारीख है आज। ठीक है, तो मैंने एक दिन के लिए हयात होटल में बुकिंग करवाई। ठीक है, अब हयात होटल ने मेरे को बोला कि आपका सर चेक इन टाइम है आज 3 बजे का। अब मेरी फ्लाइट हो गई लेट। ठीक है, मैं पहुंचा 8 बजे, कितने बजे? 8 बजे। अब मेरे को कल सुबह 11 बजे चेकआउट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे जो 5 घंटे मेरे बर्बाद हुए हैं, उससे होटल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। होटल की पॉलिसी के हिसाब से, होटल के प्रोटोकॉल के हिसाब से, होटल के नियम के हिसाब से मेरे को सुबह 11 बजे चेकआउट करना ही करना है। अगर मैं इससे अधिक रुकता हूँ तो फिर वो लोग मेरे से उस चीज़ का पैसा काटेंगे। ठीक है, ये समझ में आया यस सर। आपको मिस विजय लक्ष्मी? ठीक है, यस सर। तो इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ पूरा। यह मुख्य रूप से कमर्शियल होटल, ट्रांजिट होटल, कभी कभी रिजॉर्ट होटल द्वारा अपनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आधार है। इस आधार पर कमरे से किराए की गणना के उद्देश्य से निर्देशानुसार चेकआउट टाइम, ठीक है, जो होटल द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिस समय तक अतिथि को कमरे खाली करना होगा, अन्यथा उसे एक दिन का और शुल्क लिया जाता है। आप जितना चेकआउट टाइम से ऊपर रुकोगे आपको उस हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। चेकआउट समय का चयन। अब चेकआउट टाइम हम कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं कि मान लो ज़्यादातर जो भी फ्लाइट वगैरह आ रही हैं, उनका आने का क्या समय है, ये जो लंबी दूर की ट्रेनें होती हैं वो ज़्यादातर किस टाइम पे आती हैं, ज़्यादातर बसें आने का टाइम कितने बजे है। ठीक है, इसलिए चेकआउट टाइम, चेक इन टाइम अब 3 बजे का रखा है, 2 या 3 बजे का। यह लोकप्रिय है क्योंकि मेहमान और होटल दोनों लंबित होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। ये मैंने फायदा बताया ना, इसका फायदा क्या है? मैं 8 बजे भी आया, फिर मेरे यहाँ पे 5 घंटे बर्बाद हुए, लेकिन मेरे को अगले दिन 11 बजे चेकआउट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो होटल को उससे फर्क नहीं पड़ता है, उनको बस ये 3 बजे और 11 बजे का ही मेन डिफरेंस देखना है। 3 बजे चेक इन करना है, 11 बजे चेकआउट करना है। इससे पहले भी हम लोग चेक इन नहीं कर सकते।
ठीक है, वो उस चीज़ के भी फिर पैसे मांगने लगते हैं। एक ये भी फायदा है हम लोग का कि सर अगर 3 बजे का ही चेक इन है तो 3 बजे करना पड़ेगा, उससे पहले आप ये नहीं कि सुबह 10 बजे आ गए तो चेक इन करा दो। ठीक है, तो बहुत से होटल वो भी अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको चारों पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन का नाम है आहार योजना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आहार योजना का मतलब हो गया फूड प्लान, जो मैंने ऊपर लिखा था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के फूड प्लान के बारे में पढ़ेंगे और होटल में कौन कौन से फूड प्लान दिए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं फूड प्लान। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्या समझ रहे हैं फूड प्लान का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? फूड प्लान का क्या मतलब होता है? आप बताइए तारा जी। कमरे के साथ साथ जो हमें खाना प्रोवाइड करवाते हैं उसे फूड प्लान कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला कि ये फूड प्लान का जो फायदा उठा सकते हैं वो वही वाले गेस्ट उठा सकते हैं जो होटल में चेक इन कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो होटल में रह नहीं रहे लेकिन सिर्फ खाना खाने के लिए आ रहे हैं, उनको फूड प्लान से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो ब्रेकफास्ट के लिए आ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट खाएंगे, जो पैसा होगा ब्रेकफास्ट का वो दे देंगे। सेम लंच के लिए और डिनर के लिए भी। लेकिन ये फूड प्लान जो होता है ये उन गेस्ट के लिए होता है जो आपके होटल में स्टे कर रहा है, इन हाउस गेस्ट के लिए। ठीक है, कि आपने मान लो 3 दिन के लिए उस रूम में रुके थे, एग्जीक्यूटिव रूम में, सिंगल रूम था 1500 का। उसके साथ मान लो आपने कॉन्टिनेंटल फूड प्लान ले लिया। अब ये क्या होता है, ये हम लोग सब पढ़ते हैं, फिर एक एक करके समझते हैं। चलो, फूड प्लान की एक डेफिनेशन है, वो देखते हैं पहले तो फिलहाल। ठीक है, तो ये लाल कलर से डेफिनेशन है। भोजन योजना एक ऐसी योजना या पैकेज है जिसके द्वारा हम अतिथि को आवास के साथ साथ, आवास मतलब वही हो गया रूम वगैरह, भोजन भी एक निश्चित दर पर प्रदान करते हैं। आमतौर पर होटलों में उपलब्ध भोजन योजनाएं निम्नलिखित है। अब क्या क्या, आप ज्यादातर होटल में 4 तरीके के फूड प्लान चलते हैं। कितने तरीके के? 4 तरीके। 4 तरीके के। तो हम वही 4 तरीके के फूड प्लान पढ़ते हैं सीक्वेंस वाइज, जो आपको याद हो जाए। जिसमें सबसे पहला आता है ईपी, यूरोपियन प्लान। ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईपी बोलते हैं। ईपी बोले तो यूरोपियन प्लान। यूरोपियन प्लान। अब इस प्लान की मान्यता क्या है? इस प्लान में क्या होता है, इस प्लान में आपको ये ऊपर वाला प्लान जो मैंने दिखाया था ना, ये वो वाला प्लान है। इसमें सिर्फ रूम रेट होता है। ठीक है, रूम के अलावा इसमें अगर आप ईपी प्लान लेंगे तो आपको कोई भी भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, वो होता है ईपी प्लान जिसमें सिर्फ रूम होता है और कुछ भी नहीं होता रूम के अलावा, उसको हम लोग ईपी प्लान बोलते हैं। ये समझ में आया? सर। सेकंड है आपको मिस विजयलक्ष्मी। हेलो, नो सर, कोई डाउट नहीं। समझ में नहीं आया? आ गया ना सर। अच्छा, दूसरा होता है सीपी प्लान। सीपी प्लान में क्या होता है, रूम रेट, और रूम रेट के साथ आपको नाश्ता मिलेगा। तो आप जितने दिन के लिए भी रह रहे हैं उतने दिन का आप रूम रेट और उसके हिसाब से आपका नाश्ता। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर जाके समझाता हूँ सीपी प्लान को, कॉन्टिनेंटल प्लान। माइक बंद करो। अब मान लो हमने सीपी प्लान लिया, कौन सा प्लान लिया? सीपी। सीपी। ठीक है, मान लो मैंने ये वाला रूम लिया, डीलक्स रूम लिया सिंगल। तो ये डीलक्स रूम का मेरा एक दिन का प्राइस है 1200 रुपये। ठीक है, और मान लो अब सीपी में हमको ब्रेकफास्ट मिलता है, सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलता है। तो ये 1200 रुपये का मेरा एक दिन का रूम रेट हो गया, और ब्रेकफास्ट का पैसा मान लो 500 रुपये है। तो एक दिन का मेरा कितना खर्चा हो गया सीपी प्लान का? 17,000। 1700। अब मैं जितने दिन के लिए भी रुकूंगा, मान लो मेरा स्टे जो था 3 दिन के लिए था, तो मैं इंटू 3 करूंगा, ये हो जाएगा 5400 रुपये। ठीक है,
तो सीपी प्लान में यही होता है। 3 दिन के लिए मैं अगर सीपी प्लान लूंगा इस वाले रूम के हिसाब से, ये वाला रूम प्लस सीपी लूंगा तो मैं 3 दिन का पैसा 5400 रुपये दूंगा और इसमें 18% मेरा जीएसटी लगेगा। ठीक है, ये सबको समझ में आया? यस सर। आपको मिस विजय लक्ष्मी? देख लो, उसका स्क्रीनशॉट लेना दे दो किसी को अगर कैलकुलेशन समझने के लिए काम आएगा। इसी प्रकार होता है एमएपी प्लान होता है। ठीक है, एमएपी प्लान में क्या होता है कि आपको रूम रेट, नाश्ता और नाश्ते के साथ या तो डिनर या फिर भोजन, इनमें से कोई एक। ठीक है, आपको उसमें रूम रूम मिलेगा, रूम के साथ आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा और उसके बाद आपको या तो लंच मिलेगा या डिनर मिलेगा एक दिन के हिसाब से। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है। अब इसमें आप ये भी चीज कर सकते हो, जैसे कि यही प्लान मैंने मान लो ले लिया, ये मैंने मान लो ये मेरा एमएपी प्लान था यही वाला। ठीक है, तो मान लो मैंने पहले दिन लंच लिया, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं दूसरे दिन डिनर ले सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 दिन लंच ही लेना पड़ेगा। लंच या डिनर में से कोई से भी दिन बस एक चीज मैं ले सकता हूँ। अगर मैंने आज के दिन मान लो मैंने लंच लिया, ठीक है, अगर मैं डिनर करता हूँ तो उसका मेरे को अलग से पैसा देना पड़ेगा। कल को मैंने डिनर किया, ठीक है, तो उसका फिर कल को मैंने मान लो लंच नहीं किया लेकिन डिनर किया, ठीक है, तो मेरे को अब कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही तीसरे दिन मान लो मैंने लंच किया डिनर नहीं किया, तो अब मेरे को कोई एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो ये सबको समझ में आ गया एमएपी। यस सर। और लास्ट होता है एपी। एपी में सारे तीनों मील आ जाते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और रूम रेट आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंक्लूसिव प्लान। ऑल इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सभी चीज शामिल होना, उसको ऑल इंक्लूसिव बोलते हैं। ये सब आप लोग लिख लीजिए, ऑल इंक्लूसिव का मतलब होता है सभी चीज शामिल होना, उसको हम लोग ऑल इंक्लूसिव बोलते हैं। और एक चीज आपसे पूछ सकता है कि इसके अन्य नाम जो होते हैं वो डेमी पेंशन होते हैं। डेमी का मतलब मैंने बताया था, क्या होता है डेमी का मतलब, उस दिन मैंने बताया भी था आप लोग को। किसी को याद है? फ्रेंच का एक वर्ड है डेमी। क्या होता है इसका मतलब डेमी का, बताइए। हाफ। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। डेमी मतलब होता है हाफ, आधा। लिख लीजिए विजय लक्ष्मी। ठीक है, इसलिए इसको हाफ बोर्ड भी बोलते हैं या डेमी पेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, और अमेरिकन प्लान को ऑल इंक्लूसिव भी बोलते हैं, सभी समावेशी योजना। ये चारों प्लान सबको समझ में आ गए? यस सर। वेरी गुड। यस सर। गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सी मैंने एक चीज लिखी है, नोट। नोटबंदी नहीं है, नोट लिखा है मैंने। उस दिन हमने चर्चा भी किया था, आज फिर चर्चा करते हैं। हाँ, तो अभी हमने जो भी ऊपर मील योजना पढ़ी, फिर से एक बार इस पे जाते हैं। अब सबसे पहला है ईपी। ये तो हर प्रकार के होटल में लागू होगा, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। आप किसी भी प्रकार के होटल में जाओगे वहां पे ईपी प्लान रहेगा ही रहेगा। दूसरा होता है सीपी। ठीक है, अब ये सीपी वाला, ये ज्यादातर कौन से होटल में चलेगा, कौन बताएगा कि सीपी होटल ज्यादातर कौन से होटल वाले में चलता है? सीपी सीपी प्लान किस प्रकार के होटल में ज्यादा चलता है, बताइए। सिटी होटल में। वेरी गुड, सिटी होटल में। सिटी होटल मतलब सिटी होटल में क्या होता है कि बिजनेस गेस्ट ज्यादा आते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी होटल में गया, ठीक है, अब बिजनेस गेस्ट हो तो मेरा ऑफिस का टाइम होगा 9 से 6 बजे का। ठीक है, तो मैंने चेक इन किया, सुबह उठा, नहाया धोया, ब्रेकफास्ट किया, निकल गया। अब मैं 9 से 6 ऑफिस में हूँ। ठीक है, तो लंच में जाहिर सी बात है मैं लंच कहाँ पे करूंगा, ऑफिस में। अब मैं अपना लंच करने वापस दोबारा होटल में तो आऊंगा नहीं। अब डिनर के साथ भी मेरे साथ वो हो सकता है, मान लीजिए मेरे वहां पे कोई नए दोस्त बने, ठीक है, तो मेरा मन कर गया कि उनके साथ डिनर करने के लिए, तो मेरे पास एक ऑप्शन हो गया कि लंच और डिनर मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, मेरे को बस ब्रेकफास्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादातर सिटी होटल में ये प्लान बहुत चलता है। सबसे कॉमन प्लान जो होता है किसी भी सिटी होटल में ये चलता है। ठीक है, सी से कॉन्टिनेंटल और सी से सिटी होटल है, याद रखना।
ये समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है? सर। आपको मिस विजयलक्ष्मी? यस सर। वेरी गुड। ठीक है। अब एमएपी प्लान, एमएपी प्लान भी ज्यादातर सिटी होटल में चल सकता है। ठीक है, मान लो लंच ब्रेकफास्ट मैं बाहर करूंगा, लेकिन जब मैं थका आ रहा हूँ तो डिनर मैं आपके ही होटल में करूंगा। तो जो सीपी प्लान हो गया और एमएपी प्लान हो गया, ये आपको ज्यादातर सिटी होटल में मिलेंगे। अब लास्ट आता है एपी, ये आपको ज्यादातर कौन से किस प्रकार के होटल में देखने को मिलेगा, कौन बताएगा? एपी प्लान आप बताइए मिस विजयलक्ष्मी। एपी ज्यादातर कौन से होटल में दिखाई देगा, किस प्रकार के होटल में? एपी प्लान यस सर, सिटी सिटी होटल में या सिटी होटल में नहीं दिखाई देगा। आप बताओ तारा। रिजॉर्ट में। ये ज्यादातर रिजॉर्ट में दिखाई देगा। इसका कारण क्या है ज्यादातर रिजॉर्ट होटल में दिखाई देने का? ताकि वह आदमी कहीं और ना और, मतलब कि वहाँ सर वो वहीं पे रहेगा ना सर, तो वहाँ पे दूर दूर रहेंगे रिजॉर्ट, सिंपल से तो वो देखो, खाने नहीं जा सकता सर। सिंपल सी बात है, रिजॉर्ट की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है कि रिजॉर्ट ऐसी जगह स्थित होते हैं जो शहर से बाहर होते हैं, जहाँ आसपास कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में रिजॉर्ट होते हैं जो पर्यावरण के पास होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पे आसपास मार्केट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती। तो वहाँ पे हमारे पास कोई लोकल रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक। तो ज़्यादातर रिजॉर्ट ऐसी जगह में होते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर हमारा खान पान जो होगा, अब हमको रिजॉर्ट में जा रहे हो तो कोई मीटिंग वगैरह में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ज़्यादातर खान पान जो चलेगा वो होटल के अंदर ही चलेगा। इसलिए हम तीनों प्रकार के मील होटल में ही खाएंगे, जिसको हम ज़्यादातर एपी वाले जो हैं रेस्टोरेंट वाले में लागू, रिजॉर्ट वाले में लागू होता है। ये समझ में आया क्या आपको विजय लक्ष्मी? यस सर। वेरी गुड। तो ये नोट्स में हमने यही लिखा है सारे। ठीक है, तो आज के दिन का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। एक शब्द आता है रैक रेट। इसका जो रूम रेट होता है उसको हम लोग रैक रेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आप लोग लिख दीजिए अपने कॉपी में, रूम रेट को हम लोग रैक रेट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में रैक रेट पूछता है तो ये एक प्रकार का रूम रेट है। तो जो भी रूम रेट होता है उसको हम लोग रैक रेट, दूसरा नाम इसका रैक रेट भी है, सिंपल भाषा में। अब होटल में क्वेश्चन आता है कि होटलों द्वारा दी जाने वाली अलग अलग प्रकार की विशेष दर, रूम रेट्स। अब हमको पढ़ना है कि ये होटल में क्या क्या प्रकार के रूम रेट्स होते हैं, किस किस प्रकार के रूम रेट्स होते हैं और उनका क्या क्या अर्थ होता है। इंग्लिश में बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ रूम रेट्स। ठीक है, कि हिंदी में क्वेश्चन आता है होटलों द्वारा दी जाने वाली अलग अलग प्रकार की विशेष दरों, मतलब रूम रेट्स को सूचीबद्ध कीजिए और समझाइए। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि एक होटल में कौन कौन से प्रकार के रूम रेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसका क्या अर्थ होता है, उसको ज़्यादातर कौन सा ग्राहक यूज़ कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या समझ में आ गया आपको, क्या है क्वेश्चन आपको तारा? इस तरह वापस हो जाइए इसमें। हाँ, अब एक रूम में बहुत अलग अलग प्रकार के रूम रेट्स होते हैं, रेट। ठीक है, रेट का मतलब क्या हो गया, रूम रेट का आप क्या समझते हो? क्या? प्राइस। हाँ, दाम, कि वो कमरे का क्या दाम है। तो अब होटल वाले जो होते हैं, अब एक होटल में, मैंने ये बात पहले आपको बताई थी कि एक होटल में बहुत अलग अलग प्रकार के गेस्ट आते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने पहले चर्चा किया था। कौन कौन से गेस्ट आते हैं किसी भी होटल में, कौन बताएगा? ये हमने पहले चर्चा किया था इस पर, बताइए बताइए मिस्टर तारा। वीआईपी आते हैं। हाँ, एक तो वीआईपी गेस्ट हो गए आपके। ठीक है, वीआईपी गेस्ट का मतलब जो पैसा ज्यादा दे रहा है, पहली कैटेगरी हो गई वीआईपी की। वेरी गुड। फिर हो गए ग्रुप वाले। कौन से वाले? ग्रुप, जो ग्रुप के अंदर हाँ, आते वेरी हैं। गुड, बहुत अच्छे। दूसरा हो गया ग्रुप वाले, ग्रुप वाले बहुत आते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ग्रुप वाले मतलब जो झुंड में आते हैं। फिर
तीसरा सर कोई बिजनेस वाला। कौन? बिजनेस वाले। ठीक है, तो एक होटल में ये 3-4 प्रकार के गेस्ट बहुत मिलते हैं। सबसे पहला हो गया ग्रुप वाले, ठीक है। दूसरा हो गया वीआईपी वगैरह। वीआईपी मतलब जो बहुत चर्चा में रहते हैं, नेता हो गए, अभिनेता हो गए, क्रिकेटर हो गए, या जो बहुत पैसा खर्चा करते हैं, वो सब वीआईपी गेस्ट कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा हो गया हमारे बिजनेस वाले, जो किसी व्यापार के लिए आते हैं। अगर हम लोग रिजॉर्ट की बात करेंगे तो रिजॉर्ट में आपको ज्यादातर फैमिली वाले दिखते हैं। कौन से दिखते हैं रिजॉर्ट में? फैमिली वाले। फैमिली वाले या कपल्स वाले। ठीक है। अब यही जो हर इंसान के ऊपर हर रेट लागू नहीं कर सकते। अब हम लोग जब ग्रुप वाले की बात करेंगे तो ग्रुप वाले को हमको थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रुप वाले जो होते हैं वो एक तो संख्या में थोड़े ज्यादा होते हैं, क्वांटिटी में थोड़े ज्यादा होते हैं, और सिंपल सी बात है कि ग्रुप वाला आ रहा है तो वो 1 या 2 रूम नहीं ले रहा है, कम से कम आपके होटल के 5-6 रूम ले रहा है, और 4-5 दिन के लिए ले रहा है, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट देना बनता है। सेम कहानी जो विजय लक्ष्मी ने अभी हमने पूछा भी था कि बिजनेस गेस्ट को हम लोग ज्यादातर डिस्काउंट क्यों देते हैं, क्योंकि बिजनेस गेस्ट हमको पूरे साल बिजनेस दे रहा है। ठीक है। तो हर अलग अलग गेस्ट पे हर अलग अलग तरीके के रूम रेट लागू होते हैं। तो हमको वही हर अलग अलग प्रकार के रूम रेट जानने हैं कि एक होटल में कौन से अलग अलग प्रकार के रूम रेट होते हैं, और वो ज्यादातर कौन से गेस्ट को दिया जाता है। समझ में आ गया? एक और मैं जीती जाता एग्जांपल ले लूंगा कि मान लीजिए अगर आपके किसी दोस्त ने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया अपना। ठीक है। कल को चल के आप लोग का कोर्स खत्म हुआ, आप जॉब वॉब किया, अब आप थक गए, अब आपने सोचा मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। ठीक है। अगर मैं आपके रेस्टोरेंट में जाऊंगा, तो अगर मान लो आप अपने रेस्टोरेंट में बिरयानी बेच रहे हो 250 रुपए की वेज बिरयानी। ठीक है। अगर मैं आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आता हूँ तो आप मेरे को 250 रुपए की बेचोगे कि कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट दोगे? कौन देंगे सर? आप क्या करेंगी विजय लक्ष्मी? एक बार तो ऐसे ही खिलाऊंगी सर आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है। तो यही चीज हो गया कि आप देखेंगे अच्छा ये तो मेरे सर हैं या ये तो मेरे दोस्त हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से नहीं देंगे, इनको थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है। अब समझ में आ गया यस सर। आपको विजय लक्ष्मी? यस सर। ठीक है। तो ये 13 प्रकार के रेट होते हैं, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट? नो सर। सर देख लो आराम से, कोई डाउट हो कुछ। अब सबसे पहला है स्टैंडर्ड रेट, इसको हम लोग रैक रेट के नाम से भी जानते हैं। अब आपको कॉपी कलम लेना है, ये लिखना है। ठीक है। तो पहले आप हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड रेट। तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन बताऊंगा, वो खत्म करते हैं, फिर हम लोग अपना इंग्लिश शुरू करेंगे, ये खत्म कर देंगे। ठीक है। कॉपी पेन रेडी है आपका? सर एक मिनट लिख लेते। तो आप सबसे पहले से पहला नंबर लिखो। ठीक है। स्टैंडर्ड रेट ये क्या होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। यस सर। देखो स्टैंडर्ड का सिंपल भाषा में जो इंग्लिश में मतलब होता है वो होता है स्तर, है ना। ये ये होटल बहुत अच्छे स्तर का है, मतलब बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का है ना। ये सब तो आपने सुना होगा। सर। ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे पहला रेट पढ़ने के लिए हम एक बार फिर से ऊपर चलते हैं सैंपल पे। तो हमने आज सैंपल को आधार बनाया, हम सारे सैंपल के आधार पे सब कुछ पढ़ लेंगे। स्टैंडर्ड में तो स्टार आ जाएंगे ना सर? जी ये स्टैंडर्ड में तो स्टार आ जाएंगे, कौन से स्टार का होटल है? नहीं नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अभी हम लोग स्टार वगैरह नहीं देख रहे हैं, हम लोग रूम का देख रहे हैं सिंपल। ठीक है। अभी होटल की चर्चा नहीं हो रही है, कमरे की चर्चा हो रही है। ठीक है सर। तो जैसे कि जो मैंने स्टैंडर्ड की बात करी, मान लो ये रूम, जैसे कि सबसे पहले मैं अपना वो बिरयानी वाला एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है। अब आपने आपने जो अपनी बिरयानी का रेट 250 रुपये रखा है, वो आपने कुछ सोच समझ के रखा होगा, है ना। आपने जितनी भी उस बिरयानी को बनाने में लागत लगी है वो सब कैलकुलेट किया होगा, तो अपना कंपटीशन वगैरह देखा होगा, ये सारी चीजें आपने देखी होगी सबसे पहले तो। कहाँ गया? जैसे कि हमने ये जो पढ़ा था ना, हमने बिरयानी की
बनने में जो कॉस्ट लगी होगी वो देखा होगा, फिर हमारा जो रेस्टोरेंट है वो किस स्तर का है, ठीक है, वो कौन सी अच्छी सेवा देता है कि बेकार सेवा देता है वो देखा होगा, फिर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे मान लो ये देखा होगा हमने, ठीक है, फिर हम लोग कर्मचारी का जो भी हमको वेतन वेतन निकालनी वो भी देखा होगा, कंपटीशन भी देख लिया होगा, लोकेशन भी देख लिया होगा, ये सब देखकर सोचकर हमने अपना बिरयानी का रेट, वेज बिरयानी का रेट हमने 250 रुपये रखा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रेट वो हो गया कि हमने सारी सारी चीज कैलकुलेट करी, ये हमने एक रेट रखा। अब आपके पास कोई भी प्रकार का गेस्ट आएगा तो स्टैंडर्ड रेट में क्या होता है कि हम किसी को डिस्काउंट नहीं देते, ठीक है, ये चीज आप मेंशन कर लो। स्टैंडर्ड रेट मतलब हो गया मार्केट प्राइस, कि ये चीज 250 रुपए की बिकती है, अब मैं इसको इससे कम नहीं करूंगा, ठीक है, ये 250 में ही बेचूंगा मैं, इसमें मैं कोई आपको अतिरिक्त डिस्काउंट नहीं दूंगा, वो हो गया स्टैंडर्ड रेट।